नमस्कार। हिंदी विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल की तुलनात्मक विश्व साहित्य का ये वेबिनार सीरीज में आपका स्वागत है। आज का वक्ता हमारे ही यूनिवर्सिटी का एक टीचर डॉक्टर रेखा कुमारी त्रिपाठी है। डॉक्टर रेखा त्रिपाठी अपनी रिसर्च एंड अपना टीचिंग, इन सब चीज़ों के बावजूद इनके साथ साथ वो रचनात्मक कार्य, पब्लिकेशंस और विश्वविद्यालय के बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम कोऑर्डिनेट करती है। बहुत सृजनशीलता उनमें है। हमारे जो ट्रांसलेशन सेल है उसका भी वो कोऑर्डिनेटर है। काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छा काम डॉक्टर रेखा त्रिपाठी करती है। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में लिखती रहती है और स्टूडेंट्स की बहुत ही पर्सनल केयर वो लेती है। मैं यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होने के नाते जब भी स्टूडेंट्स से टीचर्स के बारे में कुछ भी पूछती हूँ कि आपके क्लासेस कैसे चल रहे, सभी स्टूडेंट्स का डॉक्टर रेखा त्रिपाठी के बारे में बहुत ही एक पॉजिटिव और बहुत ही एक अच्छा फीडबैक रहता है। मैं डॉक्टर रेखा त्रिपाठी को कंग्रेचुलेट करती हूँ, मेरी बधाई देती हूँ। और आज ये जो वेबिनार है उसमें वो बोलेंगी, उनका टॉपिक उन्होंने मुझे बताया था, जन चेतना से डिजिटल क्रांति तक हिंदी पत्रकारिता का स्वर्णिम सफ़र। उसका इंग्लिश भी उन्होंने मुझे भेजा था, फ्रॉम पब्लिक अवेकनिंग टू द डिजिटल रिवॉल्यूशन, द गोल्डन जर्नी ऑफ हिंदी जर्नलिज्म। हमारे यहाँ हिंदी डिपार्टमेंट एंड जो ट्रांसलेशन स्टडीज़ डिपार्टमेंट है, यही दो डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हिंदी पत्रकारिता के बारे में रिसर्च भी पढ़ते हैं। हमारे एग्जामिनेशन में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हम ज़रूर कुछ ना कुछ रखते हैं, क्योंकि हिंदी पत्रकारिता जो है वो आज एक बहुत ही अपकमिंग एरिया ऑफ रिसर्च है। तो इस पे डॉक्टर रेखा त्रिपाठी का ये वेबिनार सीरीज़ में ये लेक्चर आज का बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। डॉक्टर रेखा त्रिपाठी के साथ मेरी 2-4 बिंदुओं पे चर्चा हुई थी, जिसपे कि वो आज बोलेंगी अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए। उन बिंदुओं को मैं ज़रा सा बता दूं, जब उसके बाद वो अपना लेक्चर खुद देंगी। पहले तो वो उद्दंत मार्तंड्य नाम का जो हिंदी समाचार पत्र था उसका प्रसारण की औपचारिक शुरुआत की बात करेंगी, और फिर नवजागरण काल में हिंदी पत्रकारिता ने समाज में जागरूकता और शिक्षा के प्रसार में कैसे योगदान दिया था उसके बारे में डॉक्टर रेखा त्रिपाठी विस्तार से बोलेंगी। और उनका तीसरा बिंदु है आज के लिए, साहित्यिक पत्रकारिता में कविता, कहानी और निबंध को पाठकों तक पहुंचाने का कार्य हिंदी पत्रकारिता ने कैसे किया। डॉक्टर रेखा इस पे भी आप लोगों को बताएंगी। हिंदी पत्रकारिता ने हिंदी भाषा को सरल, प्रभावी और जन सुलभ बनाया, उस पे भी वो विस्तार से आपको बताएंगी। पत्रकारिता में हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृति के विकास में निरंतर सहायक भूमिका निभाई, उस पे वो अपना लेक्चर में इसी के बारे में भी वो विस्तार से बताएंगी। बहुत सारे टेक्स्ट्स एंड बहुत सारे कंटेक्स्ट्स लाके आपके सामने वो डिस्कशन करेंगी, प्रेजेंट करेंगी। तो आई विश ऑल द बेस्ट टू डॉक्टर रेखा त्रिपाठी। नाउ इट्स अप टू डॉक्टर रेखा त्रिपाठी टू कैरी इट फर्दर। थैंक यू एंड नमस्कार। नमस्कार। आदरणीय प्रोफेसर कुलपति नंदिनी साहू मैम को मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे पश्चिम बंगाल कोलकाता हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित तुलनात्मक विश्व साहित्य श्रृंखला में मुझे अपने वक्तव्यों को रखने का अवसर प्रदान किया। साथ ही मैं इस कार्यक्रम से जुड़े हुए
उन तमाम विद्वत जनों, शोधार्थी, विद्यार्थियों और श्रोतागणों का भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ एवं स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसी पश्चिम बंगाल, कोलकाता से पत्रकारिता की, हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी और इस साल हम लोग 30 मई के 2 दिन पूर्व ही पत्रकारिता के 200 वर्ष का स्वर्णिम सफर मनाए और हिंदी विश्वविद्यालय में भी इसके लिए यह कार्यक्रम हुआ, मतलब रखी मैं अपना वक्तव्य। हिंदी पत्रकारिता जो है वो हिंदी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। हिंदी पत्रकारिता ने आधुनिक भारतीय चेतना के निर्माण, भाषाई अस्मिता को सुदृढ़ करने और साहित्यिक परंपराओं के संवर्धन तथा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। वर्ष 1826 में उतंड मार्तंड के प्रकाशन के साथ हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ, जिसने हिंदी में वैचारिक जागरण और जन विमर्श को एक नए युग का उद्घाटन किया। वर्ष 2026 में विशेष ऐतिहासिक महत्व का वर्ष है, क्योंकि यह हिंदी पत्रकारिता के गौरवपूर्व 200 वर्षों तथा प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के द्विशताब्दी का प्रतीक है। इन 2 शताब्दियों के दौरान हिंदी की पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और जर्नलों ने हिंदी भाषा और साहित्य के विकास, सामाजिक सुधार, आंदोलनों के प्रसार, राष्ट्रीय चेतना के निर्माण तथा भारतीय संस्कृति और मूल्यों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देखिए, इसी पश्चिम बंगाल से हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई 1826 में युगल किशोर शुक्ल के द्वारा। पत्रकारिता ने हमें राष्ट्रीयता की भावना जगाई, हमारी भाषा को समृद्ध की, हमारी संस्कृति को विकासशील के तरफ ले गए। तो अब मैं आप लोग के समक्ष अपने वक्तव्यों में रखूंगी कि जन चेतना से डिजिटल क्रांति तक पत्रकारिता के स्वर्णिम सफर, हिंदी पत्रकारिता के स्वर्णिम सफर। उसी के अंतर्गत मैं रखूंगी कि स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद भी हिंदी पत्रकारिता किस तरह से विकासशील रही, साहित्यिक पत्रकारिता क्या है, उसका आधुनिक संदर्भ क्या है। ये इन सब विषयों पर मैं चर्चा करूंगी आप लोग के समक्ष। भारतवर्ष में पत्रकारिता का आरंभ अंग्रेजों के द्वारा हुआ। अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा में अपने हित के लिए समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ किया था। भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में पहला पत्र निकालने का श्रेय जेम्स अगस्त हिक्की को जाता है, जिसने हिक्कीज बंगाल गजट नामक अंग्रेजी साहित्यिक पत्र निकाला। यही पत्र कलकत्ता के जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता है। 2 पृष्ठों का यह समाचार पत्र सशक्त पत्रकारिता भवन की नींव माना जाता है। इस पत्र के माध्यम से हिक्की ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और तत्कालीन अंग्रेज अधिकारियों के भ्रष्टाचार का जमकर पर्दाफाश किया। इस पत्र के माध्यम से हिक्की ने गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग तक की क्षमा नहीं किया। अतः सरकार ने अवसर मिलते ही इस पत्र का गला घोट दिया। इस प्रकार भारतवर्ष में पत्रकारिता का सूर्योदय के साथ 2 तत्व मुख्य रूप से जुड़ गए। पहला, सरकार एवं भ्रष्टाचार की आलोचना, दूसरा, सरकार की ओर से समाचार पत्रों का दमन। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में हुए व्यापक विद्रोह के फलस्वरूप बाद में अंग्रेजी के पत्रों का स्वर भी बदल गया और उनका स्वर सरकार समर्थन हो गया। इसी मानसिकता की प्रतिक्रिया के स्वरूप हिंदी पत्रकारिता का सूर्य का उदय हुआ। भारतीय भाषा के पत्रों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए कालांतर में जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। हिंदी पत्रकारिता ने अपनी संवेदनशीलता एवं समाज की घटना पूर्व यथार्थ के अवलोकन में अपने विकास की संभावनाओं को उद्घाटित किया। इस प्रकार स्वतंत्रता के पूर्व हिंदी का प्रारंभिक पत्रकारिता ने अपने समय के भारतीय समाज के अनेक सामाजिक व्यवहारों, भावनात्मक एवं चिंतनात्मक स्थितियों का बड़ा साक्षी चित्र प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय चेतना के विकास के परिप्रेक्ष्य में
अंग्रेजों ने अपनी शक्ति और कूटनीति से 1857 ईस्वी के राष्ट्रव्यापी स्वतंत्रता आंदोलन को कुचल दिया, जिसके कारण भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता प्राप्ति की आशा और आकांक्षा का उत्साह मंद होता दिख पड़ा। भारतीय मानस में एक विशेष अवसाद और उदासी की परत नीचे दबने से लगा। कुछ राष्ट्र विरोधी तत्वों ने भी इस आंदोलन के समय अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने भारतीयों द्वारा ही स्वतंत्रता के आंदोलन का दमन बड़ी निर्दयता पूर्वक कर दिया। बहुत कुछ इस असफलता के पीछे हमारा दोषपूर्ण संगठन भी रहा। भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में चला गया और अशांत भारतीय प्रजा के परितोष के लिए महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र की, जिसके अनुकूल आश्वासन के शब्द थे, जिसमें आश्वासन बोध प्राप्त हुआ और विश्वास की एक नई भूमिका तैयार हुई। किंतु जो सरकार आंदोलन विफल कर भारतीयों को मात्र पराधीन ही बनाए रखना चाहती थी, उस सरकार का विश्वास जनहित से कैसे संभव हो सकता था। इस विश्वास के पीछे मृग तृष्णा का माया जाल मात्र ही था। अतः यह स्पष्ट था कि ब्रिटिश सरकार की व्यवहारिक नीति में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया। भारतीयों के पूर्वज शोषण, लूट खसोट निरंतर जारी रही और परिणाम स्वरूप राष्ट्र जीवन छत बिछत हो गया। अंग्रेजी सरकार 13 जून 1857 में प्रेस संबंधी कानून बनाकर समाचार पत्रों की स्वाधीनता कुंठित कर दी। श्रीमती एनी बेसेंट के शब्दों में, एनी बेसेंट जी देखिए क्या कहती हैं कि 19वीं शताब्दी के भारतीय लोग आस्तिकता और नास्तिकता के बीच झटके खा रहे थे। भौतिकता की बाढ़ के मारे राष्ट्र जीवन विसंखलित हो गया था। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हक्सले, मिल और स्पेंसर की अनुयायी हो रहे थे, किंतु अपने साहित्य का उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। वे अपने अतीत से घृणा करते थे, अतः भविष्य में उनका कोई विश्वास न रह गया। वे अंधे होकर अंग्रेजों के तौर तरीकों की नकल कर रहे थे और अपने कला और शिल्प का विनाश कर अंग्रेजी आश्वासनों में अपना घर सजा रहे थे। राष्ट्रीय जोश का उनमें लेस भी नहीं था। राष्ट्रीय जीवन की गति बनाने वाली कोई भी क्रिया दिखाई नहीं पड़ती और एवं यह संदिग्ध था। भारतीय राष्ट्र के हृदय में कोई धड़कन ही शेष नहीं थी। स्पष्टतः जान पड़ता है कि देश की दशा पर्याप्त शोचनीय हो गई है। स्वतंत्रता संग्राम के प्रयासों के परिणाम स्वरूप संपूर्ण राष्ट्र जीवन जर्जर होकर रह गया था। भारत आने वाले चालक अंग्रेज भारत को लूटकर वापस इंग्लैंड चले जा रहे थे। इस राष्ट्र के विकास में उनकी रुचि कभी भी अस्थायी नहीं हो सकती थी और ना ही वे रुचि लेने के पक्ष में थे। उनका एकमात्र ध्येय था कि भारत को जर्जर बनाना। स्वतंत्रता के पूर्व कोई भी पत्रकार पत्रकारिता के क्षेत्र में इसलिए नहीं आया कि धनवान और यशस्वी बन जाएगा, अपितु पत्रकारों के मन में देश सेवा एवं देश प्यार की प्रबल भावना थी। व्यवसाय बुद्धि का इन पत्रकारों ने कदापि प्रयोग नहीं किया। उनके भीतर देश के प्रति निष्ठा की भावना प्रबल थी। वे दृढ़ इच्छा शक्ति से संचालित थे। वे पराधीन भारत की बेड़ियों से मुक्त कराने को कटिबद्ध थे। उन्होंने न केवल पत्रकारिता के प्रति लोक रुचि को परिष्कृत किया, अपितु भाषा और संस्कृति को भी समृद्ध किया। अंततः भारतीय पत्रकारिता के कर्मठ पत्रकारों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण दायित्व का वहन किया। हिंदी का अब तक सर्वज्ञात प्रथम पत्र उतंड मातंड माना जाता है, जो कि उतंड मातंड के ही 200 वर्ष के उपलक्ष्य में ये मैं अपना वक्तव्य रखी हूँ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समाचार सूर्य। उतंड मातंड का मतलब ही होता है समाचार सूर्य। उसे कानपुर वासी पंडित युगल किशोर शुक्ल ने भारतवासियों के हितार्थ मतलब हित के लिए 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित करना आरंभ किया। इस पत्र की नीति भारतवासियों में राष्ट्र प्रेम और सर्वांगीण विकास हेतु जागृति की भाव पैदा करना था। नवजागरण के आलोक में हिंदी पत्रकारिता को गति देने के लिए उदंत मातंड का प्रकाशन स्तुत्य प्रयास था। उतंड मातंड का प्रकाशन ऐसे समय शुरू हुआ जबकि भारतीय पत्रकार नई सभ्यता के संपर्क में आ चुके थे। भारतीय पत्रकारों के यद्यपि
साधन सीमित थे, तथापि उनका आदर्श बड़ा था। इस काल में भारतीय पत्रकार समाज के लोगों को नवीनता से संपृक्त करने के लिए आकुल और आकांक्षित थे। हिंदी में समाचार पत्रों की स्वगत भूमि तैयार नहीं हुई थी, इसलिए हर कदम पर प्रतिकूलता से जूझना पड़ता था। तथापि उनकी निष्ठा बड़ी ही बलवती थी और साधना की न्यूनता से उनकी निष्ठा सदैव अप्रभावित थी। हिंदुस्तानियों की भलाई के लिए तथा उन्हें परावलंबन से मुक्ति दिलाकर स्वतंत्र दृष्टि प्रदान करने के निमित्त प्रकाशित उतंड मार्तंड आर्थिक कठिनाइयों से अधिक दिनों तक लड़ ना सका और 4 दिसंबर 1827 को यह बंद कर देना पड़ा। उतंड मार्तंड के अवसान के पश्चात भी इसकी लोकप्रियता धूमिल नहीं हुई। अपने भाव विचारों की अभिव्यक्ति के लिए समाचार पत्रों की मांग लोगों के मन में पैदा हुई। इसी आवश्यकता से अनेक स्थानों पर समाचार पत्र के प्रकाशन की संभावनाओं को उजागर किया। उतंड मार्तंड के 4 दिसंबर के अंतिम अंक में संपादक ने लिखा भी था कि आज दिवस लो उग चुकियो मातंड उतंड अस्तांचल को जाता है दिनकर दिन अब अंत। डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र लिखते हैं कि कहना ना होगा कि पंडित युगल किशोर शुक्ल की ये पंक्तियां बड़ी व्यथा से लिखी गई होगी। यह भी कुछ विचित्र संयोग ही है कि हिंदी पत्रकारिता के उदय के साथ ही आर्थिक संकट का अशुभ ग्रह उसके साथ लग गया, जिसकी कुदृष्टि हिंदी पत्रकारिता पर सदैव लगी रही। किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पत्रकारिता का मार्ग भी इस पत्र द्वारा प्रशस्त हुआ, अर्थात उतंड मार्तंड के द्वारा ही पत्रकारिता का जो पत्र है, हिंदी पत्रकारिता का जो पथ है, सबसे पहले प्रशस्त हुआ। मार्तंड भले स्वयं में अस्त हो गया, किंतु उसके अपने अवसान के बाद एक अन्य उज्जवल पत्रकारिता के सूर्य के लिए इस पत्र के व्यापक संभावनाओं से भरी राह दिखा दी। आगे के पत्रकारों के लिए वो राह दिखा दी है, आगे के हिंदी पत्रकारिता के लिए वो राह दिखा दी है। आर्थिक विपन्नता के कारण उतंड मार्तंड को बंद कर देना पड़ा। विदेशी सरकार से तो किसी प्रकार वित्तीय सहायता की उपेक्षा रखना भारतीय बुद्धिजीवी पत्रकारों की एक भूल ही प्रमाणित होती है, क्योंकि विदेशी सरकार तो कभी भी प्रेस की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करता। 19वीं शताब्दी तीसरे दशक में मद्रास के गवर्नर ने इन कथनों में विदेशी शासकों की कूटनीति को कुत्सित मानसिकता का बोध होता है। गवर्नर का कहना था कि हमने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव इसलिए इस नीति पर रखी थी कि हमें अपने प्रजा को ना तो कभी प्रेस की आजादी दी है और ना देंगे। यदि यहाँ की सभी जनता हमारी तरह अंग्रेजी होती तो मैं प्रेस की स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार कर सकता था, लेकिन ये तो हमारे उपनिवेश के रहने वालों और यहाँ के नेटिव है, इनको प्रेस की आजादी देना हमारे लिए खतरनाक है। विदेशी शासन और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता दोनों एक साथ नहीं चल सकते थे। स्वतंत्र प्रेस का पहला कर्तव्य क्या होगा, यही ना कि देश को विदेशी चंगुल से स्वतंत्र कराया जाए। इसीलिए अगर हिंदुस्तान को प्रेस की स्वतंत्रता दे दी गई होती तो इसका परिणाम यह होगा कि वो दिखाई दे रहा है। अंग्रेजों की इस कूटनीति से उतंड मार्तंड जैसे समाचार पत्र को बंद होना पड़ा और कोई आश्चर्य की यह बात नहीं थी। यूं स्वतंत्रता के पूर्व हिंदी पत्रकारिता का स्वरूप एक ऐतिहासिक सत्य का भी प्रतीक रहा है। आप लोग जानते हैं कि ऐतिहासिक प्रतीक मतलब पत्रकारिता का सत्य है। मनोवैज्ञानिक सत्य भी यह है कि मनुष्य की ज्ञान संवेदना से जुड़ा कोई भी इतिहास पराधीनता से स्वाधीनता की ओर अग्रसर होने का एक लंबा संघर्ष है। इस यात्रा के संघर्षपूर्ण पथ पर समाज की मूल प्रवृत्तियों, समाज द्वारा निर्मित परिवेश और समाज की विविध अवस्थाओं से हमें निरंतर संघर्ष करना पड़ा। यही संघर्ष इतिहास का जनक रहा। स्वतंत्रता से पूर्व पत्रकारिता का शक्तिदायी पक्ष यह था कि वो संपादक मलिक का एक स्वर्णिम युग था। बड़े पूंजीपति पत्रकारिता के उद्योग में घुसे नहीं थे और आमतौर पर ध्येय निष्ठा से प्रेरित होकर देशभक्ति वाले लोग अखबार निकालते थे। उनके अपने विचारों की मर्यादा ही उनकी मर्यादा थी। शासन के पत्र नियंत्रण कानून तो
थे ही, युद्ध या बड़े आंदोलन के जमाने में उनका बहुत सख्त अमल भी होता था, लेकिन अन्य किसी शक्ति का अंकुश उस पर नहीं था। वो किसी के नौकर नहीं थे। हाँ, अनुयायी जरूर थे। जब तक पत्रकारिता पूंजीपतियों से स्वतंत्र थी, सरकार से वो लड़ते थे। तिलक गांधी को आदर्श मानकर अन्यायी कानून से भिड़क जेल यात्रा भी करते थे। यही वजह है कि उनकी पत्रकारिता मोटे तौर पर स्वतंत्रता आंदोलन का माध्यम बन सकी और लोक शिक्षा का साधन भी। यही सिद्धि थी, यही उनका योगदान भी था। देश प्रेम की उषा उदय होने लगी थी। बंकिम बाबू के आनंद मठ में उसका आभास मिलने लगा था। उसने वंदे मातरम का प्रसिद्ध गीत गाया, जो हमारी राष्ट्रीय स्वतंत्रता की चेतना का प्रेरक मंत्र हो गया। किंतु हिंदी क्षेत्र में अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी विचार बहुत धीरे धीरे फैले। हिंदी साहित्य में नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, जिन्होंने हिंदी भाषियों को अतीत का अभिमान, अपने स्वरूप और ज्ञान और अपने देश की और भाषा के प्रेम में दीक्षित किया। उनके कार्य आरंभ के कुछ वर्ष बाद ही, उनके निर्वाण के कुछ वर्ष पहले, स्वामी दयानंद ने धार्मिक और सामाजिक विचारों की क्रांति कर वहां के निवासियों में पुनर्जागरण उत्पन्न कर दिया। क्रांति के साथ प्रतिक्रांति भी होती थी। अतएव जो स्वामी दयानंद के आर्य समाज में सम्मिलित नहीं हुए थे, उन्हें भी क्रियाशीलता आई। क्रांति के साथ प्रतिक्रांति के इस युग में निश्चित रूप से अपने उत्थान करने की प्रबल आकांक्षा उत्पन्न हुई। यह पुनर्जागरण का काल था। समस्त हिंदू समाज में वैचारिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। क्रियाशीलता का दौर हर नसों में प्रवाहमान हुआ था। इसी समय समाज सुधार हुआ के दृष्टिकोण उपाजित सभाएं सभा स्थापित हुई तथा उपजातीय पत्रकारिताओं की बाढ़ सी आ गई। ऐसे कुछ पत्रिकाओं का विवरण श्री नारायण चतुर्वेदी ने अपने लेख कर्मठ पत्रकारों की परंपरा पराड़कर नामक लेख में स्पष्ट शब्दों में किया है कि उपजाति की इन पत्रिकाओं में कान्यकुब्ज पत्रिका, सरयू पत्रिका, पालीवाल पत्रिका, खत्री पत्रिका, अग्रवाल पत्रिका, क्षत्रिय पत्रकारिता, कर्म छत्री पत्रिका, जैन गजट आदि अनेक पत्रिकाएं निकली। उन दिनों मैंने एक पत्रिका देखी थी जिसका नाम था बिच्छू था। बिच्छू नाम की भी एक पत्रिका निकलती थी। बात बहुत पुरानी हो गई थी, मुझे याद ही नहीं कि उसमें क्या था। इसमें 2-4 प्रतियां मेरे संग्रह में अब भी पड़ी थी, किंतु इस पत्रिका का नाम मेरे लिए सैदो कतूहल बन रहा है। सेवानिवृत्त होने के बाद मुझे भारत सरकार ने एक विभाग में किसी निरीक्षण के लिए राज्यों में भेजा, जिनमें राजस्थान भी था। वहां मुझे ठीक तरह से याद नहीं है कि जोधपुर और बीकानेर के किसी एक बड़ी सड़क पर एक बड़ा साइन बोर्ड दिखा, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था कि बिच्छू ब्राह्मण सभा। तब मुझे मालूम हुआ कि वो बिच्छू पत्र, जो मेरे लिए एक पहेली थी, एक उपजाति के उत्थान के लिए निकाला गया था। अतः उस पर युग में कितनी ही ऐसी पत्रिकाएं हैं जो ना साहित्यिक थी और ना राजनीति, किंतु विशुद्ध सामाजिक थी, निकाली गई। उस युग में हिंदी के इन पत्रिकाओं ने हिंदी प्रचार में ही सहायता नहीं दी, प्रत्युत हिंदी पत्रकारिता की नींव डालने और उसे लोकप्रिय बनाने में भी सहायता दी। इस तरह हम देखते हैं कि हिंदी पत्रकारिता की नींव जो है बिच्छू पत्रकारिता में भी हमें देखने को मिल रही है, बिच्छू पत्रिका में भी हमें देखने को मिली। हिंदी पत्रकारिता बहुत कुछ धार्मिक सुधार के कारण भी विकसित हुई। हिंदी पत्रकारिता के विकसित होने के पीछे ये सब कारण थे, धार्मिक कारण भी थे। इसी सुधार की कोख में एक दूसरी क्रांति पोषित हुई, जिसमें धार्मिक क्रांति को दफन कर हिंदी पत्रकारिता को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया गया। राष्ट्रीय भावना का उदय भी इसी वैचारिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ। हिंदी पत्रकारिता अपने आदर्श परक मूल्यों के कारण चरमोत्कर्ष पर थी। उसमें धर्म, साहित्य, समाज सुधार, देश और जनता की दुर्दशा का चित्रण, देश प्रेम, अंग्रेजी राज की आलोचना, साहित्य, कविता आदि सभी विषयों को लेकर लेखों का बाहुल्य दिखाई पड़ता है, जिसमें साहित्य के साथ राष्ट्रीयता का स्वर मुखर रहा। अर्थात हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व भी हिंदी पत्रकारिता में राष्ट्रीयता का स्वर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। साहित्य राष्ट्रीयता और हिंदी प्रचार तथा समाज सुधार का पक्षधर रहा है।
सन 1870 से 1910 तक हिंदी पत्रकारिता का संक्रांति का युग था। धार्मिक और सामाजिक सुधार से आरंभ कर 1910 तक अपने राष्ट्रीयता, देशभक्ति का पूर्ण वर्णन कर लिया। उसकी राष्ट्रीयता का स्वर और स्वरूप 1910 से लेकर 1948 तक पूर्ण रूप से प्रखर रहा। इस युग के पत्रकारों ने आश्चर्यजनक निर्भीकता और दृढ़ता का परिचय दिया है। जहां इन्होंने सरकार के दमन चक्र को हंसते हंसते स्वीकार कर लिया, वहां साधनों के अभाव में भी वो यह अपना श्रम स्वीकार बहाते रहे। जंग लगी मशीनों, समाचार पत्रों के पुराने तरीकों, दम घोटू गर्मी, कमाएमान सर्दी का बराबर सामना करना पड़ा। अभाव की गोद में इनका श्रम मुखर रहा। कठिनाइयों के बावजूद ये पत्रकार झुके नहीं तथा सत्य को स्थापित करने के लिए उन्हें अनेक अत्याचारों का सामना भी करना पड़ा। वे कारावास जाने के में भी कभी नहीं हिचकिचाए। हर परिस्थितियों में उन्होंने अपना कार्यगत गरिमा को सदैव बनाए रखा। अपनी शैक्षणिक योग्यता के बलबूते पर ये पत्रकार समृद्ध वकील, डॉक्टर अथवा मानी इंजीनियर भी बन सकते थे। जिस प्रकार की शक्ति इनकी कलम में थी, उनके बल पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर भी आसीन हो सकते थे। किंतु उन्होंने राष्ट्र हित में सब प्रकार के सुखों को तिलांजलि दे दी। अर्थात शुरुआत में स्वतंत्रता पूर्व पत्रकारिताओं में देखा गया कि ये अपने सब तरह के स्वार्थों को त्याग कर राष्ट्रीयता के स्वर को मुखर किए हैं। और हम स्वतंत्रता पूर्व के पत्रकारिता में मुख्य उद्देश्य देखते हैं कि राष्ट्रीयता का स्वर है। जिस प्रकार शक्ति इनके कलम में थी, उनके बल पर ये बहुत से महत्वपूर्ण पदों पर भी आसीन हो सकते थे, किंतु उन्होंने राष्ट्र हित में सब प्रकार के सुखों को तिलांजलि दे दी। इस प्रकार पत्रकारिता के आलोक में पत्रकारिता का इतिहास जन नायकों का इतिहास रहा, जो राष्ट्र सेवा में बहादुर रणबांकुरों की तरह मृत्यु पीड़ा तले चलकर कर्तव्य निष्ठा के क्षेत्र में सदैव अडिग रहे और किसी प्रकार की सुविधा भोग के प्रलोभन को उन्होंने कदापि स्वीकार नहीं किया। भारतीयों के अधिकारों के लिए यह बराबर लड़े मरे। इन्हें टूटना स्वीकार था, झुकना नहीं। इन पत्रकारों की आवाज को दबाने के लिए तथा इनकी कलम की शक्ति को जर्जर करने के लिए प्रेस स्वतंत्रता का अनेकों बार गला घोटा गया, किंतु इन पत्रकारों के दुर्गम बाधाओं को पार करते हुए ऐसे पद चिन्ह कायम किए जो आज भी अनुकरणीय है। उस युग के संपादनों की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता था। जो कहते थे उसे जीवन में उतारते भी थे। उस समय की पत्रकारिता आज की तरह व्यवसाय ना होकर एक मिशन थी। वो एक पत्रकारिता को मिशन मानते थे, व्यवसाय नहीं। लेकिन आज के आधुनिक संदर्भ में जो है पत्रकारिता, वो व्यवसाय बनती जा रही है। उस पर भी चर्चा करूंगी मैं। उस समय की पत्रकारिता आज की तरह व्यवसाय न होकर एक मिशन थी, जिसका लक्ष्य आज की तरह मनोरंजन, सनसनी फैलाने वाले और दलगत राजनीतिक समाचार देना नहीं था। उस पत्रकारिता में गुण तेज, निर्भीकता, कष्ट सहन और त्याग की अद्भुत क्षमता थी। आदर्श महनीय तथा तथापि साधन शक्ति सीमित थी। वे नई सभ्यता की धड़कनों से भी भली भांति परिचित थे। देश तथा समाज के उत्थान के लिए उनमें प्रबल आकांक्षा थी। सरकारी संरक्षण की बात सोचना तो उनके लिए अर्थहीन था। उन्हें अन्य कोई प्रोत्साहन भी सुलभ नहीं था। हिंदी में पाठकों का भी अभाव था, जिसके कारण हिंदी समाज का सहयोग भी नगण्य रहा। प्रचार प्रसार के साधन भी सीमित थे। सच्चाई तो यह है कि उस पराधीन भारत में समाचार पत्रों के स्वागत की भूमि उर्वर थी। अर्थात भूमि भी वहां क्या थी? उर्वर थी। पग पग पर पत्रकारों को विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। इसके बावजूद इन पत्रकारों की कर्म निष्ठा सर्वोपरि रही। इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता से पूर्व का पत्रकारिता का इतिहास त्याग और अद्भुत क्षमता का परिचायक रहा। आधुनिक हिंदी पत्रकारिता के मापदंड स्वतंत्रता से पूर्व की पत्रकारिता के कार्यशीलता के भीतर ही स्थिर हो गए। स्वतंत्रता के पूर्व के पत्रकारों के कर्म में जनता की वाणी बोलती थी और राष्ट्र के नाम पर जनता की पुकार ही मुखर रही। स्वतंत्रता से पूर्व के पत्रकारिता के इतिहास के पन्नों का अध्ययन करके हम सहज में ही जान सकते हैं कि पत्रकारिता का क्षेत्र कितना संतापदायी, पीड़ादायी और त्रासदायी काम कर रहा है। अब हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और नवीन पत्रकारिता का उदय।
स्वतंत्रता से पूर्व की पत्रकारिता में राष्ट्रभक्ति का भाव सर्वोपरि था। गुलामी की जंजीरों को तोड़ डालने का संकल्प था। पत्रकार अखबार का मालिक एवं प्रबंधक था। सीमित साधनों के होते हुए भी पत्रकार का ध्येय स्वतंत्रता की मशाल को प्रज्वलित करना था। पत्रकारिता तब एक कौशल न होकर साधन थी। पत्रकारों ने अन्याय, अत्याचार और सामाजिक कुरीतियों पर अपनी लेखनी जमकर चलाई, मगर शब्दों के माध्यम से व्यक्त आक्रोश विदेशी शासकों के प्रति सर्वोपरि रहा और अंततः पत्रकारिता का लक्ष्य देश प्रेम ही था। स्वतंत्रता से पूर्व पत्रकारों की पीढ़ी त्याग और समर्पण की भावना से देश में निमग्न रही। स्वतंत्रता के पश्चात पत्रकारिता का ध्येय राष्ट्र विकास की ओर केंद्रित होना स्वाभाविक था। लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले इस देश में विकास की राहें प्रशस्त हो और इस ओर पत्रकार अपना ध्यान केंद्रित करना जरूरी हो गया था। कठिनता से प्राप्त स्वतंत्रता को मजबूरी को संबल मिले, ये कर्तव्य कर्म पत्रकारिता ही निभा सकती थी। पत्रकारिता का विषय ऐसा नहीं रहा जो एक साँचे में ढाला जा सके। पत्रकारिता को हम एक साँचे में नहीं ढाल सकते थे। पत्रकारिता कर्म ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया। राष्ट्रभक्ति को अब राष्ट्र हित में ज्यादा मुखर किए जाने की आवश्यकता स्वतः महत्वपूर्ण हो गई। पत्रकार के लेखन की विषय वस्तु कपोल कल्पना नहीं, अपितु अपितु यह फक्कड़पन स्वप्नों की सृष्टि हो गई। पत्रकार अन्यायों, अत्याचारों और मूल्यों के संबंध में दबकर नहीं, अपितु खुलकर लिखने के लिए बाध्य हो गए। स्वतंत्रता से पूर्व पत्रकार जब ब्रिटिश सरकार की कारगुजारियों को तीखे प्रहार करता था, तो सरकारी तंत्र के लिए यह प्रहार असहनीय था। पत्रकारों को जेल की दीवारों के पीछे धकेल दिया जाता था। तब पत्रकार की लेखनी के बाण कभी भी कुंद नहीं हुए। पत्रकार तब ठोक पीट कर अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा था, अपितु उनके भीतर पत्रकारिता के गुण जन्मजात थे। आज पत्रकारिता जबकि कौशल बन गई है, तथापि पत्रकार के लिए प्रशिक्षण भी अनिवार्य हो गया है। देश में पत्रकारिता प्रशिक्षण संस्थानों का दायित्व तो बढ़ गया है। कौशल की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी, पत्रकारिता विश्वविद्यालय के निर्देशक एवं पूर्व संपादक, दैनिक ट्यूशन श्री राधे श्याम शर्मा का विचार है कि जैसे कोई व्यक्ति टाइपिंग सीखता है और टच मेथड द्वारा सीख भी जाता है, लेकिन उसकी स्पीड एक सीमा से आगे नहीं बढ़ सकती। अगर वो साइंटिफिक हिसाब से टाइपिंग सीखेगा तो उसकी गति बढ़ सकती है। घर के पास यदि नदी या ताल है तो आप उसमें तैरना तो सीख जाएंगे, पर वास्तव में वो तैरना नहीं है, आप मात्र पानी के ऊपर तैरना सीख रहे हैं। साइंटिफिक तरीके से यदि आप तैरना सीखेंगे तो तेजी से तैरने के बावजूद भी आप थकेंगे नहीं। बिना प्रशिक्षण से के तैरना सीखना संकट के समय उपयोगी नहीं साबित हो सकता है। ठीक वैसे ही यदि पत्रकारिता को भी साइंटिफिक मेथड से सीखा जाए तो अधिक सक्षम और कुशल पत्रकार बना जा सकता है। अमेरिका में जहां 1910 में पत्रकारिता का प्रशिक्षण आरंभ हो चुका था, वहां भारत में यह धारणा रही कि पत्रकार पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। ठीक है, स्वाभाविक प्रतिभा अलग अलग व्यक्ति में भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन इस प्रतिभा को निखारना भी जरूरी है। अध्ययन और प्रशिक्षण के जरिए उसकी क्षमता और कौशल दृष्टि की व्यापकता में वृद्धि होगी ही। हीरा भले ही महंगा हो, उसकी असली कीमत तो तराशने के बाद ही होती है। उसी प्रकार सोना सुनार के हाथों में विविध आकृतियों में ढलता है। असाधारण कारीगर उसे अलग अलग रूपों में गूंथते हैं। इनमें अधिकांश दूसरों से सीखकर अध्ययन द्वारा प्रशिक्षण के जरिए नई आकृतियां इजाद करते हैं। पत्रकारिता के प्रशिक्षण से भी उसके तौर तरीकों के इतिहास, विकास और नवीन तकनीकों की जानकारी मिलती रहती है। धीरे धीरे इस पेशे हो रहा है और प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। स्वतंत्रता के बाद की पत्रकारिता के लिए प्रशिक्षण इसलिए भी अपरिहार्य होगा क्योंकि कौशलता से की जा रही पत्रकारिता ने कर्मयोग के स्थान ग्रहण कर लिए हैं। अर्थात पत्रकारिता में अब हम कर्म योग देखते हैं। सही जानकारी और निष्पक्ष राय की अभिव्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि मिशन के कौशल के क्षेत्र में फल फूल रही पत्रकारिता एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तभी पत्रकारिता अपनी बड़ी जिम्मेदारियों या चुनौतियों से डट कर मुकाबला कर सकती है। आज पत्रकारिता की अनुगूंज तभी बनी हुई है जब उसका विश्वास पाठकों में बना हुआ है, इसलिए
क्षिप्र गति से अखबार निकल रहे हैं। इसका विश्वास हो गया कि अखबार समाज में बनते और बिगड़ते हैं। जब तक पत्रकार पाठकों को सही और तथ्यपरक जानकारी उपलब्ध करवाता रहेगा और इस कार्य को पूरा करने के लिए निर्भीक बना रहेगा, तभी पत्रकारिता की सेवा परक धर्म भी बना रहेगा और यह व्यावसायिक रूप ग्रहण करने से बची भी रहेगी। और हुनर अथवा कौशल व्यवसाय का कहना भी बेईमानी होगा। आज पत्रकारिता के उद्गम और साधना के क्षेत्र अपने लिए एक स्थान बनाया है। यही कारण है कि हिंदी पत्रकारिता के चरण बढ़ रहे हैं। पत्रकार पत्रकारिता के क्षेत्र में आज जानकारी प्राप्त करने के लिए एक अत्यंत उत्सुक रहता है। पत्रकारिता आज देशवासियों के अधिकारों की सशक्त स्वर है। संसद और विधानसभा के सत्रों के अवसान तो निश्चित अवधि के भीतर हो जाता है, पर पत्रकारिता की संसद का अवसान कभी नहीं होता है। उसका स्वर भोर होते ही अखबार के मुख से मुखर हो जाता है। अखबार एक सच्चे सेवक की तरह अपना कार्य कर रहा है। वह झकझोर कर किसी को जगाता नहीं। उसके आ जाने पर पाठकों के लिए वह स्वतः उपयोगी सिद्ध होता है। जिस तरह सूरज की धूप से चुपचाप जगत आलोकित हो उठता है, सेवक अपने कर्म को निष्काम भाव से उत्पन्न संपन्न करता है, उसे किसी का भय नहीं होता है। उसी प्रकार अखबार कार्य भी अभय और निर्भीक हो गया है। आज जिस तरह शिक्षा का प्रचार हुआ है, संचार के क्षेत्र में क्रांति आ गई है, प्रिंट तकनीकी पूर्णतः विकसित हो चुकी है, लोगों में जानने की जिज्ञासा और भूख बढ़ी है, तब जाहिर है कि उनको जानकारी देने वाला तब जागरूक बुद्धिमान विवेकशील होना चाहिए। उसका काम संतुलित होना चाहिए और प्रस्तुति सशक्त होनी चाहिए। यह क्षेत्र बड़ा व्यापक है और इसमें ऐसे कुशल पत्रकारों की खपत की गुंजाइश है जो विकास के साथ साथ निराशा के माहौल को भाप सके। आज समाज में परस्पर अविश्वास की स्थिति है, हिंसा और घृणा का बोलबाल है। इसके पीछे बहुतेरे कारण हो सकते हैं। एक मुख्य कारण राजनीतिक है। हमने अपने संविधान में विषमताओं को दूर करने की घोषणा की, समाजवाद का नारा लगाया, लेकिन उसके बाद भी विषमता भारी पैमाने पर बढ़ी है। सुलभ और सस्ते न्याय की जो हमने बात की थी, वो भी कोरी बेतुकी साबित हुई है। जाति और संप्रदाय के आधार पर भेदभाव और अन्याय साफ साफ दिखाई दे रहा है। इससे देश और समाज के हित उपेक्षित रह जाते हैं। पत्रकारिता सदैव देश हित से जुड़ी रहती है। राष्ट्र चिंतन की पावन कोख से ही हिंदी पत्रकारिता का जन्म हुआ। इस तरह हम देखते हैं कि हिंदी पत्रकारिता का जो जन्म हुआ है वो राष्ट्र चिंतन की पावन कोख से हुआ है। पत्रकारिता को जब सामाजिक ढांचे, आर्थिक, साहित्य और कानून, विज्ञान और संस्कृति, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पूरी जानकारी होगी, तभी वह राष्ट्र हित में अपने देशवासियों को बेबाक राय दे पाने में सक्षम हो सकता है। पत्रकार अपने भीतर एक दिव्य दृष्टि की ज्योति को आलोकित कर सकता है, खोज पूर्वक कार्य कर पाने में दक्षता हासिल कर सकता है और यही कुछ आवाज स्वतंत्र भारत की पत्रकारिता के परिप्रेक्ष्य में पत्रकार कर रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे निजी स्वार्थों ने हमें सत्ता और पैसे का दास बना दिया। पत्रकार की दृष्टि से ऐसे लोगों पर टिकनी चाहिए जो यह धारणा बना बैठे हैं कि सत्ता और पैसा हथियाने से ही सब कुछ संभव हो सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तथाकथित राजनीतिज्ञों ने इस भ्रम पर पत्रकारिता ने चोट की और वे समाज को अपनी जेब के कैद से कर सकते हैं। ऐसी सोच को निरर्थक सिद्ध करके पत्रकारिता के पृष्ठों में खेलकूद, विज्ञान और साहित्य और तथा कला आदि विषयों पर भी प्रचुर मात्रा में सामग्री पाठकों को उपलब्ध करवाई जा रही है। एक साफ सुथरा माहौल बनाने के लिए पत्रकार कृत संकल्प है और पत्रकारिता के पृष्ठ पर ऐसी सामग्री भरने लगे हैं जिन विचारों से देश के पाठकों में एक स्वस्थ मानसिकता विकसित की जा सके। इस तरह आज पत्रकारिता देशवासियों के साथ एक सार्थक संवाद स्थापित करने में सफल हुई है। हम देखते हैं कि आज जो पत्रकारिता है वो देश के साथ एक सार्थक संवाद उपस्थित करती है। पत्रकारिता के समक्ष अहम कार्य यह है कि यह कैसे जनता को शिक्षित करे और सही सूचना दे और शिक्षाप्रद मनोरंजन भी उपलब्ध कर सके। इसके साथ साथ प्रेस की स्वतंत्रता की भी रक्षा करनी है। पत्रकारिता ने कौशल के साथ व्यावसायिकता की वृत्ति को भी बढ़ावा दिया। रंगीन
और अश्लील चित्रों को समाचार पत्रों में प्रमुखता दी जाने लगी, जिससे पाठक की अधम मनोवृत्ति जग रही है। समाचार पत्र पाठक की इस रुचि को व्यापार के लाभ हेतु उत्तेजित कर रहे हैं। पत्र मालिक आर्थिक लाभ पर अधिक बल देते हैं, जबकि पत्रकारिता को मूल्य परक बनाने की ओर कम ध्यान दिया जाता है। अत्र आज पत्रकार देश चिंता से तो बेखबर ही दिखाई देते हैं। औद्योगिक विकास के साथ ही मुद्रण कला में अपेक्षित विकास हुआ, जिससे पत्रों का संगठन पक्ष पुष्ट हुआ है और रूप विन्यास सुरुचि दिखाई पड़ने लगी। विविधता आई है, किंतु पत्रकार की निष्ठा और मनोबल में ह्रास हुआ। रूप सज्जा सौरी और दृष्टि मंद पड़ी, क्योंकि सांप्रांतिक पत्रकारिता व्यवसायिकता के चंगुल में फंस गई और सरकारी पुरस्कार अलंकार पाने की ललक तथा सरकारी खर्चे और विदेशी यात्रा की हमारी रंगीन भूख हमें मजबूर करती है गलत बातों के समर्थन करने के लिए। आज हम पत्रकारों की उसके बहुत दूर चले आए हैं, जो श्रम साधना पूर्वक देश के उद्धार के लिए कटिबद्ध थे। पत्रकार त्याग के साथ औचित्य के पक्ष प्रदर्शन एवं सत्य की प्रतिष्ठा में त्यागी पीढ़ी और पत्रकारों द्वारा स्थापित पूज्य मूल्यों को स्थापित करने में असमर्थ हो रहा है। और परिस्थितियों वेश यदि यह असमर्थता बनी रही तो इससे देश का हित असंभव हो जाएगा। सच्चाई तो यह है कि इस देश में किसी भी भाषा की पत्रकारिता मिशन नहीं रह गई है, जबकि देश के सामने स्वाधीनता का मर मिटने वाला लक्ष्य था। उस समय पराधीन भारत में पत्रकारिता निसंदेह मिशन थी और दुर्भाग्य से स्वाधीन भारत में अब वो मिशन दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो स्वाधीनता के लिए मर मिटने वाला लक्ष्य था। स्वतंत्रता के पूर्व पत्रकारों में त्याग और निर्भीकता थी। कष्ट सहना और त्याग में केवल दो उदाहरण दूंगा। संपादकाचार्य रुद्रदत्त शर्मा 40 वर्ष तक विविध पत्रों के संपादक रहे। उनके अनुभव और योग्यता के कारण लोग उन्हें संपादकाचार्य कहते थे। वे निसंतान थे। जब वे बहुत शिथिल हो गए तो उनके कंपोजिटर ने उन्हें आश्रय दिया। एक बार कंपोजिटर को अपने गांव जाना पड़ा। उनके भोजन के सामान के 2-4 दिन का प्रबंध कर गया था, उस पर उसे 10-12 दिन लग गए थे। लौट कर देखा तो पति पत्नी चारपाइयों पर पड़े रहे। उन्हें कई दिनों तक कुछ भोजन ना मिला। कंपोजिटर के पूछने पर शर्मा जी ने बड़े क्षीण स्वर में कहा कि मैं कई दिनों के उपवास से कमजोर हूँ, पर उस बेचारी को पहले देखो जो कई दिनों के ज्वर में पड़ी है। उसके कुछ दिन बाद रुद्रदत्त की मृत्यु हो गई। दूसरा उदाहरण पंडित अमरीलाल चक्रवर्ती का है। इसी तरह से पत्रकारिता में कई उदाहरण है, जिन्होंने निष्पक्ष भाव से बिना किसी स्वार्थ के पत्रकारिता के लिए आजीवन सेवा करते रहे। समाचार पत्रों में राष्ट्रीय समस्याएं सूचना के रूप में प्रकाशित होती थी, किंतु समाचार स्वयं राष्ट्रीय समस्याओं से जूझते रहे नहीं हैं। नैतिकता की ढेर सारी बातें समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर छपती है, किंतु पत्रकार के व्यक्तित्व में नैतिकता की झलक नहीं मिलती है। भले ही निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता की जा रही हो, यह पत्रकारिता के मूल्य नहीं है। पत्रकार श्रेष्ठ और पूज्य गुण है, राष्ट्रहित और जनहित। सत्य महान होता है, पर सत्य के अर्थ में उस समय बदल जाते हैं जब सत्य और राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होता है। लोकहित की अवहेलना करके मात्र नग्न सत्य को उद्घाटित करने से पत्रकारिता का कर्तव्य बुरे व्यक्ति के बुराई को प्रकट करना है और इसके साथ साथ सार्वजनिक अधिकारों की रक्षा करना भी है। पत्रकारिता श्रेष्ठ वही हो सकती है जिसमें सत्य, निर्भीकता और राष्ट्रीयता की भावना सर्वोपरि हो। भाषा, व्याकरण, वर्तनी, सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता ही पाठक समाज में सदैव उपादेय रही है और रहेगी। इसके लिए पत्रकार का जीवन सौजन्यपूर्ण, सादगी, सरलता से ओतप्रोत होना चाहिए। पत्रकार को लेखन क्रम के माध्यम से नए मानक भी तैयार करने होंगे, नई भाषा भी बनानी होगी। मनोरंजन और सनसनीखेज तथा दलगत राजनीतिक समाचार से पत्रकारिता जगत की हित कदापि नहीं हो सकता है। आज पत्र में छपाई रंगीन चित्र भले ही शोभा के विधायक तत्व तो बनने लगे हैं, किंतु पत्रकारिता के इस युग से तेज, निर्भीकता, कष्ट सहन और त्याग के गुण तिरोहित हो गए हैं। वो लोक कल्याणकारी तभी बन सकती है जब पत्रकारों के अद्भुत आत्मबल होगा और बुद्धि निर्मल होगी। आगे मैं और भी कुछ बातों को रखूंगी आपके समक्ष।
यह भी सत्य है कि स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता का स्वरूप निखरा। यह समस्त कठिनाइयों को लांघती हुई आज ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि इसका मांग अवरुद्ध नहीं होगा। हिंदी पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन केवल हिंदी भाषी क्षेत्रों में ही सीमित नहीं रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, असम से पंजाब तक सभी राज्यों में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। जिलों और छोटे छोटे कस्बों में भी पत्र निकल रहे हैं और क्षेत्रीय समस्याओं को भी उजागर कर रहे हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में भी पत्र पत्रिकाओं की प्रसार संख्या बढ़ोतरी हो रही है। अंग्रेजी समाचार पत्रों की अपेक्षा हिंदी के समाचार पत्र देश के कोने कोने पहुंच रहे हैं। इन पत्रों के विकास समाचारों को भी प्रमुखता के साथ छापा जाता है। हिंदी पत्रों की पहुंच बहुत ही प्रशंसनीय है। अंग्रेजी पत्रों के प्रति पाठक का मोह टूट रहा है। इस तरह हिंदी पत्रकारिता का भविष्य उज्जवल जान पड़ता है। किंतु देखना यह है कि स्वातंत्र्योत्तर पत्रकारिता पाठकों के लिए उपयोगिता, प्रभावोत्पादकता, विश्वसनीयता, सम्मान और मानवीय अधिकारों को दिलाने, रोचकता तथा पठनीयता की दृष्टि से किस तरह वरदान सिद्ध हो सकती है तथा सामाजिक प्रतिबद्धता के में विवेक, क्षमता और समाज सेवा, त्याग, निष्पक्षता, राष्ट्रीयता, लक्ष्य पूर्णता, उत्तरदायित्व और आत्मबल, बलिदान और रचनात्मकता के उदात्त मूल्यों को कैसे उजागर करती है। अब मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगी साहित्यिक पत्रकारिता के ऊपर कि साहित्यिक पत्रकारिता क्या है। पत्रकारिता के ही अंतर्गत बहुत सारे चीज को हम देखते हैं कि पत्रकारिता में साहित्यिक गुण भी होना चाहिए। साहित्यिक पत्रकारिता का मतलब होता ही क्या है। साहित्यिक पत्रकारिता में तथ्य और संवेदना और सौंदर्य होना चाहिए। तथ्य, संवेदना और सौंदर्य होना चाहिए। यह केवल क्या हुआ साहित्यिक पत्रकारिता नहीं बताती है। साहित्यिक पत्रकारिता बताती है कि बल्कि कैसा लगा और क्यों हुआ का मानवीय पक्ष भी उजागर करती है। इसका उद्देश्य सूचना देना नहीं। जो साहित्यिक पत्रकारिता है उसका उद्देश्य जो होता है सिर्फ सूचना नहीं देना होता है, इसका उद्देश्य संस्कार देना होता है। धर्मवीर भारती का धर्मयुग, अज्ञे जी का दीनमान इसके श्रेष्ठ उदाहरण है। साहित्यिक पत्रकारिता के बारे में नंद दुलारे वाजपेयी जी को जो कहते हैं कि साहित्यिक पत्रकारिता वो पत्रकारिता है जो समाचार को साहित्य की गरिमा प्रदान करे, जो साहित्य को जन जीवन से जोड़े। इसमें विचार की ऊंचाई और अभिव्यक्ति की सुंदरता दोनों है। वाजपेयी जी के इस कथन से स्पष्ट होता है कि वाजपेयी जी के लिए यह सेतु का काम करती है। सेतु आप लोग जानते ही हैं, सेतु मतलब जोड़ने का काम, जैसे खबर और कविता के बीच का काम करती है। इसी तरह से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो कहते हैं कि जहां पत्रकारिता केवल सूचना ना देकर संस्कार दे, जहां भाषा केवल संप्रेषण का साधन न होकर सृजन का माध्यम बने, वो साहित्यिक पत्रकारिता है। द्विवेदी जी के अनुसार इसका लक्ष्य जानकारी देना नहीं बल्कि जागरण करना है, जो पत्रकारिता लोगों को जागृत करे। इसी तरह से धर्मवीर भारती जी जो कहते हैं अपने धर्म युग में कहते हैं, धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे, साहित्यिक पत्रकारिता अखबार के कागज पर छपी कविता है। वो समय के दस्तावेज को कालजयी बनाती है। रपट में भी रस हो और रिपोर्ट में भी रिपोर्टाज हो की आत्मा हो, यही इसकी पहचान है। धर्मवीर भारती जी के अनुसार जो उनका वक्तव्य है वो यह कहते हैं कि उनका गुनाहों का देवता भी पहले धारावाहिक रूप में पत्रिका में ही छपी थी और उसमें दिखाया गया था। अजय जी का दीनमान, जो दीनमान के वो संपादक थे, वो बताते हैं कि तथ्य की रीढ़ पर कल्पना के पंख लगाना साहित्यिक पत्रकारिता है, पर वे पंख सत्य से कटे हुए ना हो। पंख तो हो लेकिन उस पंखों में क्या हो, सच्चाई हो। आगे जी ने तथ्य और संवेदना के संतुलन को जरूरी माना। रामविलास शर्मा जी कहते हैं, रामविलास शर्मा के अनुसार जब पत्रकार केवल घटनाओं का लेखा जोखा ना देकर उसके पीछे छिपे मानवीय सत्य को भाषा के सौंदर्य से उजागर करे, तब वो साहित्यिक पत्रकारिता कहलाती है। इस तरह हम देखते हैं कि साहित्यिक पत्रकारिता के जो है चार प्रमुख तत्व है। उसमें तथ्य निष्ठता होनी चाहिए, भाषिक सौंदर्य होना चाहिए, विचार गंभीर होना चाहिए और जन सरोकार होना चाहिए। लेकिन आज जो है पत्रकारिता में हमें सिर्फ तीन ही गुण दिखाई देते हैं, संवेदना और समाचार रह गया है, संवेदना रह गया है और सौंदर्य रह गया है। देखिए साहित्यिक पत्रकारिता का कुछ ऐतिहासिक
संदर्भ भी है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि परंपरा से कैसे वो पहचान करती है। भारतेंदु युग से लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद की हंस, जैनेन्द्र के साहित्य संदेश तक हिंदी में यह धारा हमेशा जन चेतना से जुड़ी रही। गणेश शंकर विद्यार्थी इसे मिशन बनाया। यह परंपरा साबित करती है कि श्रेष्ठ पत्रकारिता हमेशा साहित्य के निकट रहती है। गणेश शंकर विद्यार्थी बोलते हैं, मतलब अपने वक्तव्य में वो कहते हैं कि जो श्रेष्ठ पत्रकारिता है वो हमेशा साहित्य के निकट रहती है और यही होना ही चाहिए। अब देखिए, पत्रकारिता जो साहित्यिक पत्रकारिता है वो आज भी कैसे प्रासंगिक है। आज भी वो प्रासंगिक बनी हुई है, क्योंकि जब मुख्य धारा मीडिया ब्रेकिंग न्यूज में उलझी हुई है, तब साहित्यिक पत्रकारिता ब्रेकिंग साइलेंस अर्थात मौन तोड़ना, मतलब मौन या खामोशी को काम करती है। यह हाशिए की आवाज, पर्यावरण और मानवीय त्रासदी विस्थापना जैसे विषयों को गरिमा से उठाती है। एआई खबर लिख सकता है। देखिए, इसमें आज ये क्यों प्रासंगिक है। भले एआई जो है वो खबर लिख सकता है, पर आत्मा सिर्फ जो है वो साहित्यिक पत्रकारिता ही डाल सकती है। निष्कर्ष रूप में हम देखते हैं कि साहित्यिक पत्रकारिता जो है भविष्य का रास्ता तय करती है। आधुनिक साहित्यिक पत्रकार को डिजिटल दीप दोनों बनना होगा। तकनीक को अपनाए पर भाषा संस्कार न छोड़े, तथ्य से समझौता ना करे पर शैली में सरलता लाए, तभी वो सामग्री निर्माता से ऊपर उठकर युग निर्माता बन पाएगा। अगर एक वाक्य में हम कहें तो आधुनिक संदर्भ में साहित्यिक पत्रकारिता का धर्म यह है कि तकनीक के शोर में सत्य की आवाज को साहित्य का सौंदर्य देकर जीवित रखना होता है। ये था साहित्यिक पत्रकारिता, मतलब साहित्यिक पत्रकारिता के ऊपर मैंने अपने वक्तव्य रखे। अब मैं बताऊंगी कि कैसे जन चेतना से डिजिटल क्रांति तक पत्रकारिता का स्वर्णिम सफर क्या है। जन चेतना से लेकर डिजिटल क्रांति तक पत्रकारिता के स्वर्णिम सफर पर मैं चर्चा करूंगी। जो मेरा वक्तव्य का विषय है, पत्रकारिता का जो सफर है केवल समाचारों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि समाज के बौद्धिक विकास और जन चेतना का दर्पण है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैचारिक क्रांति का अलख जगाने वाले प्रिंट मीडिया से लेकर आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मीडिया तक, इस यात्रा ने समाज को सशक्त बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। प्रिंट से डिजिटल तक की यात्रा। हम लोग जानते हैं कि भारतीय पत्रकारिता की शुरुआत उदंत मार्तंड के माध्यम से हुई, जिसका उद्देश्य समाज को शिक्षित करना, जन चेतना जागृत करना था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र जैसे केसरी, हरिजन जन आंदोलनों के मुख्य हथियार थे। समय के साथ रेडियो और टेलीविजन ने सूचना प्रसार की गति को बढ़ाया, लेकिन असली क्रांति इंटरनेट के साथ हुई। अब डिजिटल युग में हम देखते हैं कि पत्रकारिता का क्या स्वरूप है। डिजिटल युग में आज पत्रकारिता वेब पत्रकारिता और सोशल मीडिया की बेड़ियों में नहीं रहा, उससे जुड़ता गया। देखिए, उदंत मार्तंड ने घोषित किया कि यह भारतवासियों के लिए हित के लिए है, परंतु आर्थिक अभाव और सरकारी उपेक्षा के कारण यह दीपक मात्र 1.5 वर्ष में बुझ गया। किंतु इसने जो चिंगारी सुलझाई वो आगे भी ज्वाला बन गई। भारतेंदु युग में हिंदी पत्रकारिता को नवजीवन दिया। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भाषा और समाज राजनीति को एक सूत्र में पिरोया। उनका उद्घोष था कि निज भाषा उन्नति है, सबे उन्नति को मूल। यही भाव आगे चलकर स्वाधीनता संग्राम का मूल मंत्र बन गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में हिंदी को परिमार्जित किया और पत्रकारिता को साहित्यिक गरिमा दी। वही बाल मुकुंद गुप्त की भारत मित्र और गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रताप ने पत्रकारिता को मिशन रूप दिया। प्रताप के पृष्ठ रक्त से लिखे गए थे। विद्यार्थी जी ने लिखा था कि पत्रकार वह का धर्म है सत्य के लिए मर मिटना, और वे कानपुर के दंगों में जनता को बचाते हुए शहीद हो गए। उनकी कलम नहीं, उनकी रक्त बोलता है था। माखनलाल चतुर्वेदी की कर्मवीर बाबू राव विष्णु पराड़कर जी का आज और अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी का स्वतंत्र, ये सब केवल समाचार पत्र नहीं, समाचार पत्र नहीं बल्कि क्रांति के घोषणा पत्र थे। अंग्रेजी सरकार के दमन, सेंसरशिप,
जमानत जब्ती और कारावास ने इन कलमबीरों को डिगाया नहीं। हिंदुस्तान वंदे मातरम युगांतर के पृष्ठों पर आजादी की इबारत लिखी जा रही थी। यह हिंदी पत्रकारिता का स्वर्णिम युग था, क्योंकि यह आत्मा की आवाज थी, बाजार की नहीं। द्वितीय चरण देखते हैं। द्वितीय चरण, पहला चरण था भारतेंदु युग। जब हम कहते हैं, जो मेरा विषय था कि जन चेतना से डिजिटल क्रांति तक, पहला चरण भारतेंदु के समय का हम देखें। द्वितीय चरण जो देखते हैं 1947 से लेकर 1990 तक के आसपास को, स्वाधीनता के पश्चात हिंदी पत्रकारिता के समक्ष नई चुनौतियां थी। नव निर्माण में सहभागिता, नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान आज, आर्यावत जैसे पत्रों ने संविधान, पंचवर्षीय योजना, हरित क्रांति और लोकतंत्र की जड़ों को सींचा। धर्मवीर भारती के संपादन में धर्मयुग ने हिंदी पत्रकारिता को बौद्धिक ऊंचाई दी। अज्ञेय का दीनमान और रघुवीर सहाय का दीनमान राजनीतिक विश्लेषण के मानदंड थे बने। आपातकाल 1975 से लेकर 77 में हिंदी पत्रकारिता के लिए अग्नि परीक्षा था। जब बड़ी बड़ी लेखनियां झुक गई, तब जनसंता के प्रभास जोशी और रविवार के सुरेंद्र प्रताप सिंह जैसे संपादकों ने सत्ता से आंख मिलाई और सेंसर को नकारा, जनता को पुकारा। यही उनका ध्येय था। इस काल ने सिद्ध किया कि हिंदी पत्रकारिता की रीढ़ दंड झुकता नहीं। उन्होंने बताया कि हिंदी पत्रकारिता कभी झुकेगी नहीं। 80 के दशक में माया मनोहर की कहानियां के साथ साथ इंडिया टुडे का हिंदी संस्करण, रविवार ने खोजी पत्रकारिता को जन्म दिया। वो फोर्स, शेयर घोटाला, भागलपुर हत्याकांड, इन सबको उजागर करने में हिंदी पत्रकारिता अग्रणी रही। यह वो दौर था जब पत्रकारिता सत्ता का स्तंभ नहीं, जनता की आवाज बन गई। तृतीय चरण जो है, तीसरा चरण जो है, उदारीकरण और टेलीविजन का विस्फोट हुआ। उदारीकरण और टेलीविजन के विस्फोट का समय जो है वो 1991 से लेकर 2010 तक का देखा गया। 1991 में आर्थिक उदारीकरण ने हिंदी पत्रकारिता को बाजार से जोड़ा। अर्थात 1991 में हम देखते हैं कि हिंदी पत्रकारिता जो है वो बाजार से जुड़ी। दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका ने जिला संस्कारों की क्रांति कर दी। पाठक अब दिल्ली में नहीं, अपने कस्बे से खबर चाहता था। मोहल्ला रिपोर्टिंग ने लोकतंत्र को गली गली पहुंचाया। प्रसार संख्या करोड़ों में पहुंची और हिंदी विश्व की सबसे बड़ी भाषा पत्रकारिता बन गई। इन दशकों में दूरदर्शन का एकाधिकार टूटा। 1995 में आज तक और 2000 में आप लोग जानते हैं कि 2000 में स्टार न्यूज, जी न्यूज और एनडीटीवी इंडियन आगमन से हिंदी को 24x7 मतलब 24 घंटा ब्रेकिंग न्यूज की भाषा बना दिया। विनोद हुआ, दीपक चौरसिया, रजत शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, ये नाम घर घर पहुंचते हैं। टीवी ने पत्रकारों को एंकर बनाया। उसके बाद हम देखते हैं कि एंकर बनाया, खबर को डिबेट और दर्शक को टीआरपी किया। लाभ यह हुआ कि खबर तुरंत पहुंची, हानि यह हुई कि गहराई खोने लगी। सनसनी ने संवेदना को दबा दिया। फिर भी कारगिल युद्ध, संसद हमला, 26/11, मुंबई, इन संकट कालों ने हिंदी चैनलों ने राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा। सैनिकों के 100 पर तिरंगा, एक कण की नम आंखें, यह दृश्य केवल सूचना नहीं, राष्ट्रीय चेतना का निर्माण था। चतुर्थ चरण में हम देखते हैं डिजिटल क्रांति और नागरिक पत्रकारिता, जो कि 2010 से लेकर अभी वर्तमान तक है। स्मार्टफोन और सस्ते डेटा ने 2016 के बाद हिंदी पत्रकारिता का कायाकल्प ही कर दिया। जियो के आगमन से भारत ऑनलाइन हो गया। आज हिंदी इंटरनेट की सबसे तीव्र गति बढ़ने वाली भाषा। द वायर हिंदी, द ललन टॉप, स्क्रॉल हिंदी, सत्य हिंदी जैसे पोर्टलों ने स्थापित संस्थानों को चुनौती दी। यूट्यूब पर रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, ध्रुव राठी के करोड़ों सब्सक्राइबर है। ट्विटर अब एक्स पर हैशटैग आंदोलन खड़े करते हैं। नागरिक पत्रकारिता का उदय हुआ। हथरस से लेकर किसान आंदोलन तक अब हर हाथ में कैमरा है। गांव का युवक फेसबुक लाइव से भ्रष्टाचार उजागर कर रहा है।
यहाँ तक कि रील और शॉर्ट्स में खबर 30 सेकेंड्स की हो गई है। यह गति रोमांच परंतु खतरे भी बढ़े हैं। अब देखते हैं कि इसमें चुनौतियां क्या है। इतने तेजी से तो सब चीज विकसित हुआ, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी लगी हुई है। और स्वर्ण पर लग गई काई। जो ये स्वर्ण युग कहा जाता था, उस पर ये काई लग गई। फेक न्यूज और डीप फेक। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सत्य से तेज दौड़ती है। दंगों की आग भड़काने में फॉरवर्ड ही कॉपी है। टीआरपी की होड़। चीखती चिल्लाती डिबेट ने विमर्श को बिलाप बना दिया। गेस्ट से ज्यादा शोर महत्वपूर्ण हो गया। पहले गेस्ट होते थे, अब शोर ज्यादा होता है। भाषा का भाषा का संक्षण भाषा का जो है क्षरण होने लगा। बेकिंग, एक्सक्लूसिव, ग्राउंड जीरो जैसे शब्दों ने हिंदी की मौलिकता को चोट पहुंचाई है। भाषा अब संप्रेषण नहीं, प्रदर्शन बढ़ रही है। आर्थिक मॉडल का संकट हो गया। आर्थिक मॉडल का संकट। प्रिंट का प्रसार घट रहा है। डिजिटल में विज्ञापन गूगल मेटा ले जाते हैं और स्वतंत्र पत्रकारिता आर्थिक रूप से पंगु हो रही है। भविष्य का पथ, अब आगे हम देखते हैं कि इसमें भविष्य का क्या पथ होगा, क्या मर्यादा होगा, क्या तकनीकी होगी और क्या मातृभाषा होगा। हिंदी पत्रकारिता का भविष्य उज्जवल है, यदि वह अपनी जड़ों को ना भूले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खबर लिख सकता है पर आत्मा नहीं डाल सकता है। चैट जीपीटी तथ्य देगा पर गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान नहीं समझ सकता है। अंत में मैं उपसंहार में कहूंगी कि दीप से दीप जले। उतंड माटन के एक पृष्ठ से शुरू हुई यह यात्रा आज करोड़ों स्क्रीन तक पहुंच गई है। मार्ग में दमन आया, प्रलोभन आया, तकनीक आई, पर हिंदी पत्रकारिता का धर्म नहीं बदला। जनहित सर्वोपरि है। हिंदी पत्रकारिता का एकमात्र लक्ष्य है जनहित सर्वोपरि। जनहित को वह सर्वोपरि रखता है। आज जब युद्ध इंफॉर्मेशन वार बन गया है, तब हिंदी पत्रकार का दायित्व बढ़ गया है। उसे कंटेंट क्रिएटर नहीं, सत्याग्रही बनना होगा। उसे व्यूज नहीं, विजन देना होगा। भारतेंदु से रविश तक, प्रताप से पोर्टल तक, यह स्वर्णिम सफर इस बात का साक्षी है कि जब तक इस देश में अन्याय रहेगा, तब तक हिंदी की कलम में मयान में नहीं जाएगी। क्योंकि हिंदी पत्रकारिता केवल व्यवसाय नहीं, अर्थात हिंदी पत्रकारिता व्यवसाय के लिए नहीं बनी है, वो वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष है। वो यह दीप है जो अंधियारों में भी जलता है, ताकि भारत का पथ जो है आलोकित करते रहे। जो कलम राष्ट्र की पीड़ा से ना भीगे, मैं एक बार फिर इसको दोहराना चाहूंगी कि जो कलम राष्ट्र की पीड़ा से ना भीगे, जो स्याही शोषित के आंसुओं से ना जन्मे, वो कलम नहीं, केवल नींव मात्र है। और हमें अपने कलम को नींव मात्र नहीं रखना है, हमें अपने कलम को उन सैकड़ों आंसुओं से भिगाना होगा, तब जाकर हम सही तथ्य को ला सकते हैं। हिंदी पत्रकारिता का स्वर्णिम सफर अभी शेष है, अभी इतिहास रचना भी शेष है। अब मैं अपने वक्तव्य के धन्यवाद ज्ञापन की तरफ बढ़ती हूँ कि आप लोग इतने धैर्य से, इतने कुशलता से सुने। सर्वप्रथम, अगर आप लोग में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं अपने वक्तव्य को समापन की तरफ ले जाते हुए धन्यवाद ज्ञापन करूंगी। मैं डॉक्टर रेखा कुमारी त्रिपाठी। आज के दिन मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और अभूतपूर्ण रहा, क्योंकि मैं पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने पर स्वर्णिम सफर पर मैं बोली। क्योंकि ऐसे विद्वत जनों के बीच मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हुआ। सबसे पहले मैं हिंदी विश्वविद्यालय की कुलपति आदरणीय नंदिनी साहू जी मैम को आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से विश्वविद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन संभव हो सका। आपकी प्रतिबद्धता और कार्य कुशलता ने न केवल विश्वविद्यालय का मान बढ़ाया, बल्कि विद्यार्थी और शैक्षिक जगत के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी प्रतिनिधित्व में विश्वविद्यालय का सर्वांगीण विकास परिचायक बनेगा। तत्पश्चात मैं हमारे जो विश्वविद्यालय के ऑफिसर्स हैं, उनका मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। उसमें अपने रजिस्ट्रार सर सुमन भट्टाचार्य सर को, एफओएस सर को और एग्जामिनर कंट्रोलर सर को भी मैं धन्यवाद देती हूँ।